जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक प्रतिका भाग 1 के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, डिपोतार्स आदि। बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में है, तो सर्वप्रथम हम गद्य की विधा एकांकी का आशय समझेंगे। एकांकी दृश्य काव्य में आता है। एकांकी एक ही अंक का होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकी की कथा वस्तु भी संक्षिप्त होती है। एकांकी नाटक का लघु रूप है, किंतु वह नाटक का अंग नहीं है। एकांकी नाटक की अपेक्षा छोटा होता है तथा अपने आप में पूर्ण होता है। बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी में रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी की भाषा खड़ी बोली है और भाषा में सरलता और सहजता है। स्थानीय पारिवारिक शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से शैली में गंभीरता आती है, परंतु पात्रों के कथन ऊब पैदा नहीं होने देते हैं। इनकी एकांकियों की व्यंग प्रधान शैली सभी को रुचिकर लगती है, जो श्रोताओं और पाठकों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा और उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। बच्चों, रीढ़ की हड्डी शीर्षक छोटा है किंतु आकर्षक है, मन में कौतूहल जगाने वाला है। शीर्षक में नयापन है। एकांकी का यह शीर्षक प्रतीकात्मक है। जैसा कि हमें पता है, रीढ़ हमारे शरीर की मुख्य हड्डी होती है और यह शरीर को सीधा रखने में मदद करती है। इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी में रीढ़ स्वाभिमान का प्रतीक है। बच्चों, जिस तरह शरीर में रीढ़ का महत्व है, उसी तरह मानव जीवन में चरित्र का महत्व है। इस तरह रीढ़ की हड्डी एकांकी की कहानी अपने शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करती है। ये एकांकी एक समस्या प्रधान एकांकी है। इस एकांकी में एकांकीकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियों के विवाह की ज्वलंत समस्या की ओर संकेत किया है। बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी के पात्रों का परिचय इस प्रकार है। नायिका उमा, जिसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नायक शंकर, जो उमा को देखने आ रहा है। लड़की के पिता रामस्वरूप, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, जो कि वकील हैं। लड़की की माँ प्रेमा, नौकर रतन। उमा एकांकी के मुख्य नायिका है, जिसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उमा का व्यक्तित्व सुंदर और कलात्मक है। संगीत व चित्रकला में उसे पर्याप्त रुचि है। वह सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली लड़की है। ऊपरी साज सज्जा वह निरर्थक समझती है। उमा के पिता अधेड़ उम्र के हैं। उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता है, अतः वे विवाह के लिए लड़की को दिखाने की रस्म निभाने के लिए लड़के के पिता गोविंद प्रसाद और उनके बेटे शंकर को घर बुलाते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। उमा के पिता नौकर रतन से कहते हैं, जा बहू जी के कमरे से दरी मांग ला, तख्त पर बिछाने के लिए चादर भी। कल जो धोबी क्या से आई थी वही। नौकर अंदर जाता है। बाबू साहब इस बीच में
मेज पोस्ट ठीक करते हैं, झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। इस तरह वे अपने कमरे को तैयार कर रहे हैं जिसमें उन्हें मेहमानों को बिठाना है। इतने में सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। सांवला रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि वे किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आता है, खाली हाथ। बच्चों, यहाँ भीगी बिल्ली शब्द मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भीगी बिल्ली माने डरा हुआ सा। अब प्रेमा कहती है रामस्वरूप से कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई। रामस्वरूप कहते हैं धोती? मैंने तो धोती नहीं मंगाई। रामस्वरूप रतन को डांटते हुए कहते हैं तेरे कानों में डांट लगी है क्या। प्रेमा उसे दरी और चादर उठाकर लाने के लिए कहती है और कहती है कि जा बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार भी उठा ला। बीबी जी यहाँ उमा के लिए कहा गया है। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है लेकिन वह तुम्हारी बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी है। यहाँ मुँह फुलाए शब्द भी बच्चों मुहावरा है। मुँह फुलाए माने नाराज होकर पड़ी है। प्रेमा कहती है कि वह नाराज होकर बैठी है, शायद अभी शादी नहीं करना चाहती है। रामस्वरूप कहते हैं मुँह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो बेलुग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था। रामस्वरूप कहते हैं कि ग्रामोफोन होता है ना। प्रेमा कहती है हाँ क्यों। रामस्वरूप कहते हैं कि 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड तो एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उमा को किसी तरह राह पर लाते। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। बच्चों, यहाँ पर पति पत्नी के बीच में हास परिहास हो रहा है। प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना उमा को। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे तो मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह छुपाकर लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं ना जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते हैं, लड़की हाथ में रहती, कंट्रोल में रहती, इतनी परेशानी भी ना उठाना पड़ती। रामस्वरूप प्रेमा की बात को काटकर प्रेमा को चुप कराते हुए कहते हैं तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही तो तुम्हें बता दिया था उन लोगों के सामने जिक्र अलग ढंग से होगा, मगर तुम हो कि अभी से सब कुछ उगले देती हो। रामस्वरूप यहाँ प्रेमा की बीए की पढ़ाई को छुपाना चाहते हैं। रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं ठीक है, उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वाउडर, वैसे भी कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ते के बारे में पूछते हैं कि नाश्ता तो तैयार है ना। प्रेमा कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई भी लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, और नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं कि अब बताओ रतन मक्खन लेने जाए या यहाँ का काम करे। प्रेमा कहती है
कि यहाँ कौन सा ज़्यादा काम है, रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा उनका लड़का। उमा से कह देना ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके तकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है, और लड़का? रामस्वरूप कहते हैं, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और लड़के के बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता। यहाँ रामस्वरूप की बात से ऐसा लगता है कि वे भी इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं हैं। लड़की की शादी की उम्र हो गई है और वे किसी भी तरह से रिश्ता हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। अगर लेट हो गए तो समाज वाले क्या कहेंगे। इतने में नौकर आता है रतन। रतन कहता है कि कोई आ रहे हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के का आना होता है। गोपाल प्रसाद की आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी हैं और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का भी कुछ खीसे निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप दोनों का स्वागत करते हैं और उन्हें ससम्मान बिठाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी है ना, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपको खासी परेशानी कर दी। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके ही सेवक हैं। बच्चों, यहाँ कांटों में घसीटने का अर्थ है परेशानी में खींचना, यह भी एक मुहावरा है। रामस्वरूप थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर कहते हैं कि और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है कि जी, यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप आश्चर्य से कहते हैं, 1-2 साल? शंकर कहते हैं, जी 1 साल मार्जिन रखता हूँ। और ये कहकर शंकर हंसने लगता है। उसकी इस तरह की बात से मालूम पड़ता है कि उसे यह भी नहीं मालूम कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कब कर लेगा। इस बात पर गोपाल प्रसाद सफाई देते हुए कहते हैं कि बात यह है साहब कि शंकर बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को भी इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे तो अपनी भूख वैसी की वैसी ही। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियों भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। अब यहाँ पर बच्चों रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने समय की तुलना वर्तमान समय से कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं लगता। समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है बच्चों, इसे हमें सहज ही स्वीकार करना चाहिए। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं, दोनों हंस रहे हैं। यहाँ खीसे निपोरना का अर्थ है खिसियानी हंसी, हंसना। ये भी बच्चों एक मुहावरा है। रामस्वरूप कहते हैं कि जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ का तरीका बदलते हुए आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, बिजनेस? फिर थोड़ी समझ कर कहते हैं, ओह
अच्छा, लेकिन नाश्ता तो कर लीजिए। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, माफ़ कीजिए, अभी हाजिर हुआ, और कमरे के अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद मकान में इधर उधर नज़र घुमाते हैं और रामस्वरूप की हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधा करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, शंकर की बैकबोन। अब यह वाक्य अधूरा छोड़ दिया है लेखक ने, पर इस वाक्य से लगता है कि गोपाल प्रसाद जानते हैं कि उनका बेटा कुछ दब्बू किस्म का है और उसमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान की कमी है। रामस्वरूप आते हैं, नाश्ता लगता है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के चाय के प्याले में चाय डालते हैं और चाय डालते हुए पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय चाहिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक ही अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बाबू रामस्वरूप से कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और आपकी लड़की तो ठीक है ना। गोपाल प्रसाद की हर बात में स्त्रियों के अपमान का स्वर होता है। इस तरह वे लड़की और उसके पिता दोनों का अपमान करते हैं। अब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से पत्रिका मिलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि जन्म पत्रिका तो मिल ही गई होगी ना। और फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हुए कहते हैं, साहब हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक होनी चाहिए। शंकर से कहते हैं, क्यों शंकर? शंकर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही एक चीज़ है। मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं तब तो हो चुकी गृहस्थी। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप भी कहते हैं, जी हाँ ठीक है, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। इस तरह दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। गोपाल प्रसाद की ये बातें बेहद दकियानूसी और संकुचित मानसिकता की हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार लड़के और लड़की दोनों को बराबर मिलना चाहिए। अब बातचीत के बीच में ही रामस्वरूप अंदर दरवाजे की ओर मुँह करके ज़रा ज़ोर से बोलते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताकते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है
और नाक पे रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के चश्मे को देखकर चौंकते हुए कहते हैं, चश्मा? रामस्वरूप चश्मे की बात को छुपाते हुए कहते हैं, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब गोपाल प्रसाद कुछ संतुष्ट होकर कोमल स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी। उमा को बैठने के लिए कहते हैं। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। फिर उमा से कहते हैं कि हाँ बेटा, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप जी उमा से कहते हैं, बेटा कुछ सुनाओ। उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर होता है कि उसे गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक ऊपर की ओर उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झैंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते रुक जाती है, क्योंकि वह शंकर को पहचान लेती है। अब उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप भी उसको बैठने का इशारा करते हैं। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से उसकी पेंटिंग और सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि तुमने कुछ इनाम जीते हैं? उमा चुप रहती है, उनके किसी बात का उत्तर नहीं देती, क्योंकि उसे उनका इस तरह से इंटरव्यू लेना और नाप तोल कर देखना पसंद नहीं आता है। गोपाल प्रसाद की उमा से पूछी गई हर बात का जवाब रामस्वरूप जी देते हैं और उसकी पेंटिंग और सिलाई कढ़ाई के बारे में बताते हैं। इस बात पर गोपाल प्रसाद खींचते हैं और कहते हैं, इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। लेकिन उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चुप कर उमा को चुप कराने की कोशिश करते हैं। उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे भी बस भीड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप से कहते हैं, आपने हमारी बेइज्जती करने यहाँ बुलाया था? अब उमा का स्वर तेज हो जाता है। उमा तेज स्वर में कहती है कि जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा इस साहबजादे से तो पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, वहाँ से क्यों भगाए गए थे? शंकर घबरा कर कहता है, बाबूजी चलिए, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? उमा गोपाल प्रसाद की तरफ देखकर कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है। लेकिन इनसे पूछिए, ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छुपा कर भागे थे? गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं, बस बहुत हो चुका। और बाबू रामस्वरूप से कहते हैं, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। सारी बातें सुनकर गोपाल प्रसाद
शर्मिंदा होने की बजाय लड़की के पिता पर ही आरोप लगाते हैं। शंकर से कहते हैं आओ बेटा चलें यहाँ से। उमा कहती है जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। इस तरह उमा शंकर के हीन, कायर, डरपोक व्यक्तित्व की ओर संकेत करती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के की पोल खुल जाने के कारण उसमें रुआंसापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप निराशा से अफसोस करते हुए धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह किसी भी तरह से चाहते थे कि उमा का रिश्ता तय हो जाए, इसलिए उन्हें इस बात का अफसोस होता है। सहसा उमा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा आती है और घबरा कर कहती है उमा रो रही है। इतने में रतन आता है और कहता है बाबूजी मक्खन। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी का यहाँ समापन हो जाता है। प्रस्तुत रीढ़ की हड्डी एकांकी में एकांकीकार ने जो समस्या उठाई है वह मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियों के विवाह की जटिल समस्या की ओर संकेत करती है। विडंबना यह है कि चरित्रहीन शंकर के पिता उमा जैसी सुशील कन्या के गुण और शील की जांच पड़ताल करते हैं। एकांकीकार के द्वारा इस एकांकी में मात्र समस्या को उठाया ही नहीं गया, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। और समाधान है उमा का साहस और विद्रोह। एकांकीकार का उद्देश्य इस एकांकी के माध्यम से शिक्षित लड़कियों को उमा की तरह मान सम्मान की रक्षा के लिए विद्रोह करने की प्रेरणा देता है। बच्चों, इस प्रकार हम जानते हैं उमा पढ़ी लिखी, समझदार, तेजस्विनी लड़की है जो अन्य युवतियों को ये प्रेरणा देती है वे लड़कियों के साथ समाज के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के प्रति आवाज़ बुलंद करें, उनको यह एहसास कराएं कि लड़कियों की भी इच्छाओं का महत्व होता है। इस तरह प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी में रचनाकार द्वारा उमा समाज की शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती दर्शाई गई है, जो कि वर्तमान समाज की प्रबल आवश्यकता है। बच्चों, इस प्रकार एकांकी का यहाँ समापन हो जाता है। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।